किसान, बदलते भारत की शान। नमस्कार, किसान समाचार में आप सभी का स्वागत है। सबसे पहले मुख्य समाचार। पंजाब और हरियाणा के खन्नौली बॉर्डर पर आंदोलन कर रहे किसानों से शनिवार को केंद्र सरकार की तरफ से एक उच्च स्तरीय प्रतिनिधिमंडल ने की मुलाकात। प्रतिनिधिमंडल ने कहा, किसानों की समस्याओं का हर संभव किया जाएगा समाधान। बिहार के कटिहार में किसानों द्वारा की जा रही मटर एवं मक्का की अंतवर्ती खेती किसानों के लिए साबित हो रही है वरदान। मिल रहा है अच्छा मुनाफा, किसान हो रहे समृद्ध। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग ने आगामी 2 सप्ताह के लिए जारी किया मौसम का पूर्वानुमान। किसान हुए सचेत। नए पश्चिमी विक्षोभ के सक्रिय होने के कारण 24 जनवरी तक उत्तर पश्चिम राज्यों में बारिश, हिमपात और ओलावृष्टि की संभावना। खबरें विस्तार से। पंजाब और हरियाणा के खन्नौली बॉर्डर पर आंदोलन कर रहे किसानों से केंद्र सरकार की तरफ से एक उच्च स्तरीय प्रतिनिधिमंडल ने मुलाकात की। प्रतिनिधिमंडल ने कहा कि सरकार को किसानों की चिंता है और सरकार किसानों के कल्याण के लिए प्रतिबद्ध है और किसानों की समस्याओं का हर संभव समाधान किया जाएगा। वहीं केंद्र सरकार ने किसानों की मांगों पर चर्चा के लिए 14 फरवरी को चंडीगढ़ में बैठक करने की घोषणा की है। केंद्र की इस घोषणा के बाद किसान नेता जगजीत सिंह डल्लेवाल चिकित्सा उपचार लेने के लिए सहमत हुए, जिसके बाद अस्पताल में उनका इलाज किया जा रहा है। सरकार की तरफ से डेलीगेशन लेके आया हूं। प्रधान जी की तबीयत के विषय में काफी चिंतित है सरकार। उनका कुशलक्षेम लिया है हम लोगों ने। फिर जैसा कि जो दोनों गुट हैं उनसे हम लोग जाके वार्ता करेंगे। यही बात हुई कि जो गुट है दोनों, उनसे हम बात करें। चिंता है तभी भारत सरकार से हम लोग एक हाई लेवल डेलीगेशन आया है जानने के लिए और कुछ रास्ता निकालने के लिए। पंजाब में चल रहे किसानों के विरोध प्रदर्शन के बीच केंद्र ने किसानों की मांगों पर विचार करने के लिए एक बैठक करने का प्रस्ताव दिया है। जानकारी के अनुसार केंद्र ने प्रदर्शनकारी किसानों के साथ उनकी मांगों पर विचार विमर्श करने के लिए 14 फरवरी को चंडीगढ़ में बैठक करने का प्रस्ताव किया है। कृषि और किसान कल्याण विभाग की संयुक्त सचिव प्रिया रंजन के नेतृत्व में केंद्र सरकार के अधिकारियों के एक प्रतिनिधिमंडल ने अनशन कर रहे किसान नेता जगजीत सिंह डल्लेवाल और अन्य लोगों से इस संबंध में मुलाकात की तथा 14 फरवरी को बातचीत के लिए आमंत्रित किया। सरकार की तरफ से डेलीगेशन लेके आया हूं। प्रधान जी की तबीयत के विषय में काफी चिंतित है सरकार। उनका कुशलक्षेम लिया है हम लोगों ने। फिर जैसा कि जो दोनों गुट हैं उनसे हम लोग जाके वार्ता करेंगे। यही बात हुई कि जो गुट है दोनों, उनसे हम बात करें। चिंता है तभी भारत सरकार से हम लोग एक हाई लेवल डेलीगेशन आया है जानने के लिए और कुछ रास्ता निकालने के लिए। और बिहार के कटिहार अनुमंडल के कोड़ा प्रखंड क्षेत्र के रामपुर, बावनगंज एवं संदलपुर पंचायत के किसानों द्वारा की जा रही मटर एवं मक्का की अंतवर्ती खेती किसानों के लिए वरदान साबित हो रही है। अनुमंडल कृषि पदाधिकारी रंजीत कुमार का कहना है कि किसानों के द्वारा मटर एवं मक्का की अंतवर्ती खेती से किसानों को अच्छा मुनाफा मिल रहा है। किसानों को कहना है कि अंतवर्ती खेती अच्छी आय का स्रोत बन गई है। कोड़ा प्रखंड के अंतर्गत किसानों के द्वारा लगभग 150 एकड़ में मक्का और मटर की अंतवर्ती खेती की गई। कृषि विभाग द्वारा इस वर्ष मटर मक्का अंतवर्ती खेती हेतु 50% अनुदान पर बीज किसानों को उपलब्ध कराया गया। साथ ही कृषि विभाग द्वारा पंचायत स्तर पर किसानों को तकनीकी जानकारी भी दी जाती है। को मटर से इतनी आमदनी हो जाती है, जो मक्का और मटर का जो लागत मूल्य है वो निकल के उनको फायदा हो जाता है। और साथ में जो मक्का का फसल होता है वो उसका शुद्ध आय है। और साथ में जब वैज्ञानिक तौर पे हम लोग देखते हैं तो मटर जब हम लोग लगाते हैं तो मटर लगाने से क्या होता है, मटर एक दलहन फसल है। ये मिट्टी में नाइट्रोजन को स्थापित करते हैं। तो इससे किसानों को मक्का फसल में जो नाइट्रोजन का यूज करेंगे वो भी कम करना पड़ेगा। तो इनका लागत भी जो है वो भी यहाँ पे कम होगा और साथ में मिट्टी भी इनका मजबूत होगा।
अगली खबर असम से। चिरांग जिले के भारत भूटान सीमा के शांतिपुर स्थित निजला गुरी में हिरिम्बापुरी बाथोगोथा प्रांगण में माघो दोमासी के उपलक्ष्य में 50 गांवों के लोगों ने एकत्रित होकर बोडो समाज के पारंपरिक खाद्य मेला और रसोई प्रतियोगिता का आयोजन किया। इस मेले का उद्देश्य नई पीढ़ी को बोडो समुदाय के पारंपरिक व्यंजनों से परिचित कराना और इस परंपरा को जीवित रखना था। मेले में 2024 में जीआई टैग प्राप्त बोडो समाज के पारंपरिक व्यंजनों को विशेष महत्व दिया गया। प्रतियोगिता में अनला, नारजी, नफाम, बाटोन, ओमा बेदार, थाचो बिचिन और सोबाई जैसे पारंपरिक व्यंजनों ने विशेष स्थान प्राप्त किया। प्रतियोगिता के विजेताओं को नकद पुरस्कार देकर सम्मानित किया गया। तमिलनाडु के तुत्तुकुडी में जवार फसलों पर तोते का कहर जारी है। सैकड़ों की संख्या में तोते किसानों की फसलों को चुग रहे हैं। खड़ी फसलों को चुगने की वजह से वहां किसान बहुत परेशान हैं। किसानों ने कहा कि उन्हें इस फसल से काफ़ी लाभ की उम्मीद थी, लेकिन अब ऐसा लगने लगा है कि इससे अब नुकसान ही होगा। और गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल के नेतृत्व में गुजरात में ई-नैम पोर्टल पर 8 लाख से अधिक किसान जुड़े हैं। ई-नैम पोर्टल पर गुजरात की 144 मंडियों को एकीकृत किया गया है। अब तक ई-नैम प्लेटफॉर्म के माध्यम से गुजरात में 2.64 करोड़ क्विंटल से अधिक कृषि उत्पादों की बिक्री की गई है, जिसका कुल मूल्य 10,05,035.91 करोड़ है। इस प्रकार ई-नैम पोर्टल के माध्यम से गुजरात में 10,000 करोड़ से भी अधिक मूल्य के कृषि उत्पादों की बिक्री की गई है। भारत के किसान अपने कृषि उत्पादों की ऑनलाइन बिक्री कर सकें, उनके उत्पादों के उन्हें प्रतिस्पर्धात्मक दाम मिले तथा उनकी आय में वृद्धि हो। इस उद्देश्य से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार ने वर्ष 2016 में इलेक्ट्रॉनिक नेशनल एग्रीकल्चर मार्केट ई-नैम पोर्टल शुरू किया था। ई-नैम पोर्टल किसानों को निकटतम ई-नैम मंडियों में उनके उत्पादों का व्यापार करने एवं व्यापारियों को किसी भी स्थान से ऑनलाइन नीलामी करने में सक्षम बनाता है। ई-नैम पोर्टल पर राज्य के लाखों किसानों को टेक्नोलॉजी के साथ जोड़कर गुजरात भारत की डिजिटल कृषि क्रांति को निरंतर आगे बढ़ा रहा है। एकीकृत कृषि भारत की अर्थव्यवस्था की रीढ़ है तथा तकनीकी प्रगति के साथ ये क्षेत्र अभूतपूर्व परिवर्तन का साक्षी बना है। 31 दिसंबर 2024 के आंकड़ों के अनुसार राज्य में कुल 8,87,420 लोग इस प्लेटफॉर्म का सक्रिय रूप से उपयोग कर रहे हैं, जिनमें 8,69,807 किसान, 10,181 व्यापारी, 7,170 कमीशन एजेंट तथा 262 किसान उत्पादक संगठन FPO शामिल हैं। और अब जायजा लेते हैं मौसम का। पहाड़ों पर जारी बर्फबारी के कारण उत्तर भारत में कड़ाके की सर्दी पड़ रही है। दिल्ली, यूपी, राजस्थान, बिहार, झारखंड, हरियाणा, पंजाब, चंडीगढ़ समेत कई राज्यों में सर्दी के साथ कोहरा और शीतलहर का प्रकोप भी है। दिल्ली समेत पश्चिमी उत्तर प्रदेश में आज भी कोहरे और ठंड को लेकर अलर्ट जारी है। मौसम विभाग ने 20 जनवरी को असम और 21 जनवरी को मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा में घना कोहरा छाने की चेतावनी जारी की। वहीं दिल्ली मौसम केंद्र के मुताबिक पश्चिमी विक्षोभ अब 21 जनवरी की रात से सक्रिय होगा। इसके प्रभाव से 22 और 23 जनवरी को दिल्ली, नोएडा, गाजियाबाद और गुड़गांव सहित पूरे NCR में बारिश होने की संभावना है। IMD ने दिल्ली में आज न्यूनतम तापमान 11 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम तापमान 19 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान जताया है। मौसम विभाग ने तमिलनाडु, केरल और पुडुचेरी में भी बारिश का अनुमान जताया है। इसके साथ ही 21 जनवरी को जम्मू कश्मीर, लद्दाख, गिलगित बल्तिस्तान, मुजफ्फराबाद और हिमाचल प्रदेश में अलग अलग स्थानों पर गरज के साथ बारिश होने की संभावना है। वहीं 22 तारीख को हिमाचल प्रदेश में कोल्ड से लेकर चेतावनी जारी की गई है। पूरे उत्तर भारत में घने कोहरे की वजह से कई क्षेत्रों में दृष्टया शून्य रही। इससे हवाई सेवा और रेलवे दोनों ही प्रभावित हो रहे हैं। उत्तर भारत में ठंड और कोहरे का सितम जारी है और तापमान में भी गिरावट देखी जा रही है। उत्तर भारत में बड़े पैमाने पर आलू की खेती होती है और इतनी ठंड में थोड़ी सी भी लापरवाही बरतने पर आलू की फसल को पाला मार सकता है। किसान थोड़ी सी सूझबूझ अपनाकर अपनी मेहनत बर्बाद होने से बचा सकते हैं। पेश है हमारे संवाददाता शमीम अख्तर की यह खास रिपोर्ट। पूरा उत्तर भारत इन दिनों कड़ाके की ठंड की चपेट में है। ऐसे में तापमान गिरता जा रहा है।
इस गिरते हुए तापमान का असर सारी फसलों पर, इस मौसम में होने वाली सारी फसलों पर पड़ता है, चाहे वो गोभी हो या और दूसरी फसलें हों। इसमें पाला भी पड़ता है और इस पाले से सबसे ज़्यादा असर जो पड़ता है वो आलू पर पड़ता है। आलू की फसल में बुआई से लेकर उत्पादन, खुदाई तथा भंडारण तक समय समय पर अनेक प्रकार के रोगों का प्रकोप होता है, परंतु अत्यधिक नुकसान झुलसा रोग के कारण होता है। पाला पड़ने से आलू में झुलसा रोग की संभावना बढ़ जाती है। जब दिन का तापमान अधिक होता है और रात में तापमान 2 से 3 डिग्री सेल्सियस पहुंच जाता है, तो ऐसे में तापमान के इस अंतराल से ओस की बूंदें बर्फ बन जाती हैं और ये बर्फ जब आलू की इन पत्तियों पे पड़ता है तो पत्तियां इससे फट जाती हैं और इस पे पीला दाग आ जाता है। झुलसा रोग होने पर आलू के पौधों की सभी पत्तियों, तना और कंद पर इसका लक्षण दिखाई पड़ता है। पत्तियों पर जलीय धब्बे दिखने लगते हैं जो बाद में गहरे भूरे तथा बैंगनी रंग में बदल जाते हैं। प्रभावित भाग के चारों तरफ हल्का पीला रंग का धब्बा बन जाता है जो धीरे धीरे आपस में मिल जाते हैं और पूरी पत्ती सूखी दिखाई देती है। अधिक प्रकोप में तनों, शाखाओं व कंदों पर भी काले रंग के धब्बे बन जाते हैं। इससे आलू का विकास रुक जाता है। ये हम तो साग की खेती ज़्यादा करते हैं। साग है, मेथी, पालक, सरसों, धनिया, ये खेती करते हैं और ये आलू लगा दिए हमने। ये सर्दी से ये होता है, आलू ये पत्ते जल जाते हैं। पत्ते जल जाने से थोड़ा आलू भी नुकसान होता है। आलू पे भी ये बर्फ पड़ने से रोग हो जाता है। इसमें ये होता है अगर पत्ते जल गए तो आलू पे इतना नुकसान होता है, आलू हरा भी बनता है और फिर आलू कम भी निकलता है। आलू बहुत नुकसान ही नुकसान है किसान को। तो गोभी है, आलू है, पालक है, सरसों है और बस यही लगा रखी है। इसमें ये रोग लग रहा है खेतों में। आलू को ये पाले मार रहा है, ये पत्ता पीला पड़ रहा है, ये सूख जाएगा, आलू खत्म हो जाएगा। और गोभी पे रुआ आ रहा है और पालक का पत्ता जल रहा है। कृषि वैज्ञानिकों के अनुसार कुछ सावधानियां बरती जाए तो अपनी फसलों को पाले के नुकसान से बचाया जा सकता है। वैज्ञानिक के झुलसा रोग दिखाई देते ही मैकोजेल 600 से 800 ग्राम का 200 लीटर पानी में घोल बनाकर 15 दिनों के अंतराल में प्रति एकड़ छिड़काव करने का मशवरा देते हैं। रोग फैलने की अवस्था तथा अनुकूल परिस्थिति में रिडोमिल MZ 72 WP की 400 से 500 ग्राम दवा को 200 लीटर पानी में मिलाकर छिड़काव करें। आलू को झुलसा रोग से बचाए रखने के लिए हर संभव सिंचाई पर ध्यान देना चाहिए। पौधों को पाले से बचाने के लिए किसान खेतों में नमी बनाए रखें। इसके अलावा आलू की फसल में करीब 10 से 15 दिनों के अंतराल पर सिंचाई करनी चाहिए। आलू को ठंड से बचाने के लिए फसल के ऊपर प्लास्टिक की चादर डाल सकते हैं। रात के वक्त ही फसल को चादर से ढकें। दिन में तापमान में इजाफा होता है तब चादर को हटा दें। फसल को सूरज की रोशनी अवशोषित करने दें। अगर तापमान ज्यादा गिर गया है तो लकड़ी की राख का भी फसल पर छिड़काव किया जा सकता है। ऐसा करने से आलू की फसल को थोड़ी गर्मी मिल जाती है और फसल को पाला लगने की संभावना कम हो जाती है। शाम में मेड़ के आसपास धुआं करना चाहिए। सूखी पत्तियों और लकड़ी को जलाकर धुआं करें। धुआं का असर देर रात तक रहता है जिससे पाले का प्रभाव नहीं पड़ता। अगर किसान कृषि वैज्ञानिकों द्वारा सुझाए गए सावधानियों पर अमल करें तो अपनी फसल को पाले से बचा सकते हैं और मार्केट में इसको बेचकर वो अच्छा मुनाफा कमा सकते हैं। किसान समाचार के लिए कैमरामैन उत्तम सिंह के साथ मैं शमीम अख्तर। प्रयागराज में आयोजित महाकुंभ मेला 2025 केवल आध्यात्मिकता और आस्था का संगम ही नहीं है, बल्कि यहाँ श्रद्धालुओं के लिए दुनिया का सबसे बड़ा ओपन फ्री ऑफ कॉस्ट रेस्टोरेंट भी संचालित हो रहा है। अदानी ग्रुप के बाद अब देश की सबसे बड़ी कंपनी रिलायंस फाउंडेशन ने सबसे बड़े अखाड़े निरंजनी अखाड़े के साथ क्षेत्र की जिम्मेदारी संभाल ली है। लक्ष्य है 1 करोड़ लोगों को मुफ्त भोजन की सेवा देना। निरंजनी अखाड़ा के तत्वाधान में निरंजनी अखाड़े के आचार्य और निरंजनी अखाड़ा हमारे शिविर में करीबन 1 करोड़ लोग भोजन करेंगे, ऐसी व्यवस्था हमारे यहाँ है। आज अभी जब हम भोजन पर बैठे थे तो अपने प्रबंधकों से पता लगा कि आज 25,000 के आसपास लोगों ने भोजन किया है। 25,000 के आसपास हमारे शिविर में लोगों ने अंदर और बाहर भोजन किया है। तो ऐसे बहुत सारे जो प्रमुख शिविर हैं वहाँ अपने यथासंभव यथाशक्ति इस कार्य को किया जा रहा है। और आइए अब जान लेते हैं मंडी भाव।
ज्यादातर कृषि उपज मंडियों में शनिवार को गेहूं का कारोबार मजबूती के साथ हुआ, जबकि कुछ मंडियों में गेहूं के भाव में गिरावट देखने को मिली। एग्मार्कनेट के मुताबिक उत्तर प्रदेश की बदायूं मंडी में गेहूं के सौदे मजबूती के साथ हुए। यहां 17 जनवरी को गेहूं का भाव था 2,890 रुपए, जो 18 जनवरी को 90 रुपए बढ़कर 2,980 रुपए क्विंटल हो गया। इसी तरह राज्य की खैर मंडी में बढ़त का रुख देखने को मिला। 17 जनवरी को गेहूं का भाव था 2,750 रुपए, जो 18 जनवरी को 30 रुपए मजबूत होकर भाव 2,780 रुपए हो गया। गुजरात की राजकोट मंडी में भी तेजी के साथ कारोबार हुआ। यहां 17 जनवरी को गेहूं का भाव रहा 3,090 रुपए, जो 18 जनवरी को 10 रुपए चढ़कर 3,100 रुपए हो गया। जबकि गुजरात की जम्मूसर मंडी में गेहूं की खरीद कमजोरी के साथ हुई। यहां 17 जनवरी को गेहूं का भाव रहा 3,000 रुपए, जो 18 जनवरी को 300 रुपए लुढ़ककर 2,700 रुपए रह गया। बात कुल गेहूं की पैदावार की करें तो घरेलू स्तर पर इस साल गेहूं की उपज में बढ़त देखने को मिल सकती है। हाल ही में कृषि मंत्रालय की ओर से अंतिम अग्रिम अनुमान को जारी किया गया है, जिसके अनुसार देश में साल 2023-24 के दौरान गेहूं की पैदावार 11,32,92,000 मीट्रिक टन होने का अनुमान जताया गया है। बीते साल इस दौरान देश में गेहूं की पैदावार 11,05,54,000 टन रही थी। कृषि उपज मंडियों में इन दिनों प्याज की आवक सामान्य बनी हुई है। भाव की बात करें तो शनिवार को राजकोट, जलालाबाद और लखीमपुर मंडी में प्याज के सौदे नरमी के साथ हुए, जबकि श्री गंगानगर मंडी में इस दौरान प्याज के भाव में बढ़त देखने को मिली। एग्मार्कनेट के मुताबिक गुजरात की राजकोट मंडी में प्याज का कारोबार अच्छी खासी गिरावट के साथ हुआ। यहां 17 जनवरी को प्याज का भाव था 1,850 रुपए, 18 जनवरी को प्याज का भाव 350 रुपए लुढ़ककर 1,500 रुपए रह गया। पंजाब की जलालाबाद मंडी में भी प्याज के सौदों में सुस्ती देखी गई। यहां 18 जनवरी को प्याज का भाव 100 रुपए गिरकर 2,700 रुपए से 2,600 रुपए रह गया। उत्तर प्रदेश की लखीमपुर मंडी में कमजोरी का सिलसिला बरकरार रहा। 17 जनवरी को प्याज की खरीद 2,400 रुपए पर हुई। 18 जनवरी को इसमें 20 रुपए की कमी आई और भाव 2,380 रुपए क्विंटल रह गया। जबकि राजस्थान की श्री गंगानगर मंडी में इस दौरान प्याज के कारोबार में तेजी रही। 17 जनवरी को यहां प्याज का भाव 2,700 रुपए था। 18 जनवरी को इसके सौदे 100 रुपए बढ़कर 2,800 रुपए पर हुए। चीन के बाद भारत दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा प्याज की पैदावार करने वाला देश है। भारत के लगभग सभी राज्यों में प्याज की खेती की जाती है, लेकिन महाराष्ट्र देश का सबसे बड़ा राज्य है जहां प्याज की पैदावार सबसे ज्यादा होती है। यहां बड़े पैमाने पर प्याज की खेती की जाती है। वहीं बात प्याज की करें तो कृषि मंत्रालय की ओर से जारी तीसरे अग्रिम अनुमान के मुताबिक घरेलू स्तर पर साल 2023-24 के दौरान प्याज की पैदावार 242,44,000 टन होने की उम्मीद है। प्याज के निर्यात को देखें तो दुनिया में भारतीय प्याज की काफी मांग है। एपीडा के मुताबिक साल 2023-24 के दौरान भारत ने तकरीबन 17,17,439 मीट्रिक टन ताजा प्याज का निर्यात किया है, जिसकी कीमत लगभग 3,922 करोड़ रुपए है। और आइए बात करते हैं मौसमी खेती की। किसान इस मौसम में कैसे रखें अपनी खेती का ख्याल, देखते हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं डीडी किसान। मैं हूं एआई कृषि और आज हम मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में होने वाली खेती किसानी से संबंधित सलाहों के बारे में पूरी जानकारी देंगे। मध्य प्रदेश में गेहूं के खेत में सिंचाई कर लें। यहां सरसों के खेत में जरूरत पड़ने पर सिंचाई करें। किसान मसूर के खेत से खरपतवार निकालें। वहीं अरहर की कटाई कर सकते हैं। मध्य प्रदेश में गन्ने के खेत में पर्याप्त नमी बनाए रखें। गन्ने के खेत से घास फूस निकाल लें। इसके अलावा कपास के खेत में सिंचाई कर लें। किसान आलू के खेत में जरूरी उर्वरक का इस्तेमाल कर सकते हैं। अभी बैंगन में कीट लगने की संभावना है। ऐसे में बैंगन में कीटों से बचाव के लिए कृषि विशेषज्ञों की सलाह से कीटनाशक छिड़कें। इसी तरह मिर्च में कृषि विशेषज्ञों की सलाह से कीटनाशक का छिड़काव करें। छत्तीसगढ़ में अरहर के खेत की उचित देखभाल करें। किसान गेहूं के खेत में सिंचाई कर लें। इसके साथ ही काबुली चने की बुवाई कर सकते हैं। यहां सरसों के खेत में कीट लगने की आशंका है। ऐसे में सरसों में कीटों से बचाव के लिए कृषि विशेषज्ञों की सलाह से कीटनाशक छिड़कें। छत्तीसगढ़ में कुसुम के खेत में निराई कर लें।
वहीं गन्ने की कटाई कर सकते हैं। किसान टमाटर के खेत में जरूरी उर्वरक का इस्तेमाल करें। साथ ही शलगम में भी जरूरी उर्वरक डाल सकते हैं। इसके अलावा मक्के के खेत में निराई और गुड़ाई कर लें। छत्तीसगढ़ में फूल गोभी के खेत में जरूरी उर्वरक डाल सकते हैं। इसी तरह कृषि और किसानों से जुड़ी हर महत्वपूर्ण जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए और देखते रहिए डीडी किसान। धन्यवाद। टमाटर के लिए जीवांश वाली बलुई दोमट और दोमट मिट्टी इसके लिए ज्यादा उपयुक्त होती है। 1 हेक्टेयर बुआई के लिए सामान्य किस्म का 400 से 500 ग्राम बीज चाहिए, जबकि संकर किस्म का 150 से 200 ग्राम बीज ही पर्याप्त होगा। जिन किसानों की पौध तैयार हो गई है वो अब इसकी रुपाई कर ले। रुपाई के लिए खेत को अच्छी तरह जोतकर मिट्टी को भुरभुरा बना ले और क्यारियां तैयार कर ले। हर क्यारी 0.75 मीटर चौड़ी और जरूरत के हिसाब से 5 से 10 मीटर लंबी हो सकती है। ध्यान रहे कि सीमित बढ़वार वाली फसल के लिए कतार से कतार के बीच की दूरी 60 सेंटीमीटर और पौध से पौध की दूरी 45 सेंटीमीटर होनी चाहिए, जबकि असीमित बढ़वार वाली फसलों में कतार से कतार की दूरी 75 सेंटीमीटर और पौध से पौध के बीच की दूरी 50 सेंटीमीटर होनी चाहिए। रुपाई दोपहर बाद करना ज्यादा बेहतर रहेगा। रुपाई के तुरंत बाद जरूरत हो तो हल्की सिंचाई कर दे। बाद में जब भी आवश्यक हो तो पानी देते रहे। खरपतवार नियंत्रण के लिए समय समय पर निराई गुड़ाई करते रहे। टमाटर में कई तरह की बीमारियां भी लग सकती है। झुलसा रोग में पुरानी पत्तियां पीली हो जाती है। टमाटर की फसल में विषाणु से फैलने वाला मौजिक रोग भी खतरनाक है। इसमें पत्तियां सिकुड़ जाती हैं और पौधों की बढ़वार रुक जाती है। रोकथाम के लिए सिकुड़ी पत्तियों को उखाड़ कर जला दे। टमाटर में पत्ती, तना और फल भेदक कीट लगते हैं। इससे ग्रसित पत्तियां गिर जाती हैं। रोकथाम के लिए विशेषज्ञों की सलाह पर उचित दवाओं का छिड़काव करें। और आइए अब जानते हैं कुछ और खबरें खास खबर में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मन की बात कार्यक्रम में गणतंत्र दिवस की दी शुभकामनाएं। कहा, इस साल संविधान लागू होने के 75 साल का महत्वपूर्ण पड़ाव। पीएम मोदी ने संविधान निर्माताओं के विचारों से प्रेरणा लेकर ऐसे भारत के निर्माण के लिए काम करने को कहा जिस पर संविधान निर्माताओं को गर्व हो। पीएम मोदी ने मन की बात में देशवासियों से ज्यादा संख्या में मताधिकार का उपयोग करने की अपील की। कहा, देश की लोकतांत्रिक प्रक्रिया का हिस्सा बनकर इस प्रक्रिया को सशक्त करने की अपील। कांग्रेस नेता और नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी को यूपी के बरेली की जिला अदालत ने तीसरी बार समन जारी किया। ये समन राहुल गांधी द्वारा लोकसभा चुनाव के दौरान दिए विवादित बयान से जुड़ा है। कश्मीर से विस्थापित हुए कश्मीरी पंडितों को पूरे 35 साल हो गए हैं, लेकिन आज भी वो अपने घर वापस जाने की चाह रखते हैं। साल 1990 में कश्मीर में आतंकवाद के दौरान करीब 2 लाख कश्मीरी पंडित घाटी छोड़कर चले गए थे। महाकुंभ का आज 7वां दिन। कड़ाके की ठंड के बावजूद श्रद्धालुओं के जोश और उत्साह में कोई कमी नहीं। संगम में स्नान के लिए देश दुनिया के श्रद्धालु पहुंच रहे हैं प्रयागराज। महाकुंभ नगरी प्रयागराज में शनिवार को 42 लाख से अधिक श्रद्धालुओं ने लगाई आस्था की डुबकी। अब तक 7.72 करोड़ से अधिक श्रद्धालु पवित्र संगम में पावन स्नान कर पुण्य के भागी बने। मुंबई में टाटा मुंबई मैराथन 2025 का आयोजन। महाराष्ट्र के राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन ने मैराथन को दिखाई हरी झंडी। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि वैश्विक स्तर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की आर्थिक नीतियों को सराहा जा रहा है और दुनिया भर के देश नीतियों को अपनाना चाहते हैं। आरबीआई बुलेटिन के अनुसार 2024-25 की दूसरी छमाही में देश की आर्थिक गतिविधियों वाले उच्च संकेतकों में आई तेजी। भारतीय रिजर्व बैंक ने सभी बैंकों को ग्राहकों को लेन देन संबंधी कॉल करने के लिए सिर्फ 1600 से शुरू होने वाली फोन नंबरिंग श्रृंखला का इस्तेमाल करने के निर्देश दिए।
धान का बोनस जारी करने से पहले मध्य प्रदेश सरकार कराएगी ड्रोन से सर्वे। इस बात की जानकारी सीएम मोहन यादव ने सिवनी जिले में स्वामित्व योजना के कार्यक्रम के दौरान दी। और इसी के साथ ही आप हमारी पूरी टीम को दीजिए आज्ञा। नमस्कार।